अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोईद पीरजादा इन वाशिंगटन। जब मैं इस वक्त बोल रहा हूँ, इस वक्त वाशिंगटन में अमेरिका के ईस्ट कोस्ट में रात के 1 बजे के आगे का वक्त है, यानी 7 मई हो चुकी है। और इस वक्त पाकिस्तान में सुबह के 10 बजे के आगे का वक्त है, और सऊदी अरब और मशरक़ वस्ती में सुबह के 8 बज चुके। अब से चंद घंटे पहले जब मशरक़ वस्ती में 6 और 7 की दरमियानी रात थी, यानी मंडे और ट्यूसडे की दरमियानी रात चल रही थी, उस वक्त मशरक़ वस्ती से रिलेटेड बहुत सी वेबसाइट्स के अंदर एक खबर तेज़ी से इमर्ज हुई। सबसे पहले मैंने इसे ट्विटर की प्रीमियर सर्विस गॉक, ट्विटर एक प्रीमियर सर्विस ऑर्डर करता है अपने प्रीमियर कस्टमर्स को, जिसे गॉक कहते हैं। गॉक के ऊपर मैंने ये फ्लैश देखा ब्रेकिंग न्यूज़ का कि रियाद में सऊदी अरब में एक असैसिनेशन अटेम्प्ट हुई है, एक हमला हुआ है क्राउन प्रिंस एंड प्राइम मिनिस्टर एमबीएस के ऊपर, लेकिन वो उस हमले में बच गए हैं, और हमला जो है वो नाकाम हो गया है। उसमें ये भी लिखा था कि अब इसके रेप्रिसल्स होंगे, इसके एक्सट्रीम मईज जो हैं इसके खिलाफ उठेंगे। अच्छा, अब चूंकि उसमें ये लिखा हुआ था कि ये अनकन्फर्म रिपोर्ट्स हैं, तो मैंने एमबीएस असैसिनेशन, एमबीएस अटेम्प्ट ऑन लाइफ के हिसाब से मैंने गूगल पे सर्च की, और मुझे 3-4 ऐसी साइट उस वक्त मिली जिनमें इससे मिलती जुलती खबरें थी, जिनमें साथ एक फुटेज भी थी। उस फुटेज में आप देख सकते थे कि जो टिपिकल बिल्डिंग्स होती हैं जिस तरह से रियाद और सऊदी अरब की, उस तरह के बिल्डिंग्स के बैकग्राउंड में एक सड़क के ऊपर 2-3 जलती हुई गाड़ियां नजर आ सकती थी। कुछ उसमें शोर था, आवाज़ था, आवाज़ें आ रही थी लोगों के चीखने की। और गाड़ियां जो थी उनको जली हुई थी, 2-3 गाड़ियां जो थी वो जली हुई थी, आग उनको लगी हुई थी, शायद ज़्यादा गाड़ियां थी। और सऊदी पुलिस की सफ़ेद और काले रंग की गाड़ियां भी वहां पर नजर आ रही थी। और फिर उसमें यह था कि वो हमले में महफूज रहे हैं वगैरह वगैरह। उसके साथ ही थोड़ी देर के बाद, अच्छा, मैं ज़ाहिर है मुझे बहुत तजस्सुस पैदा हुआ कि ये क्या मामला है। मैं जैसे इस पर रिसर्च कर रहा था तो वेबसाइट्स पे ऐसी स्टोरीज ने 1 आध घंटे के बाद इमर्ज करना शुरू किया, जिसमें दावा किया गया कि ये जो खबरें शुरू में आई थी कि क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के ऊपर एक असैसिनेशन अटेम्प्ट हुई है, ये बिल्कुल फेक न्यूज़ थी। और कहा गया, 3 किस्म के इल्ज़ाम लगे कि ये फेक न्यूज़ जो है ये इसराइल ने फैलाई हैं। सऊदी मिनिस्ट्री इसको डिफाइन करती है, सऊदी सोर्सेज कहते हैं, रियाद के लोग कह रहे हैं कि ऐसा कोई हमला नहीं हुआ। और ये जो फुटेज इशू की है, या तो ये सऊदी सोर्सेज ने इशू की है। दूसरा एक इल्ज़ाम लगा कि जो यमन के हूतीज़ हैं, ये उन्होंने इशू की है, ये उन्होंने ये कहानी पैदा की है डिसइंफॉर्मेशन की। और तीसरा ये है कि ये ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर जो है, आईआरजीसी जो है, ये उनका कारनामा है, उन्होंने किया। दर हकीकत ऐसा कोई हमला जो है वो है ही नहीं। अब इसराइल का इसमें क्या मामला है? इसराइल का मामला यह है कि इस वक्त जब हम बोल रहे हैं, इसराइल ने रफा की पट्टी के ऊपर हमला कर दिया है। और सऊदी सोर्सेज का एक कहना था कि इसराइल ने ये डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन सऊदी अरब के खिलाफ इसलिए पैदा की है बिकॉज उससे चंद घंटे पहले जब ये बात वाजी हो गई और इसराइल ने कहा कि हम रफा पे हमला करने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने हमास का जो सीज फायर ऑफर थी उसे उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, तो सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स जो है उसने एक बहुत ही स्टिंजेंट और बड़ी स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म इशू की इसराइल की, और इसराइल को कहा कि इसराइल जो है वो खतरे से खेल रहा है, और इसराइल मशरक़ वस्ती के अंदर अमन की जितनी पॉसिबिलिटी है उसे तबाह कर रहा है। बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट थी। अब तक आप कह लें कि 7 अक्टूबर के बाद से ये स्ट्रॉन्गेस्ट सऊदी स्टेटमेंट थी इसराइल के खिलाफ। तो सऊदी सोर्सेज का कहना यह था कि इसराइल ने इसके रिएक्शन के तौर पे ये सूरत हाल पैदा की। अब चूंकि थोड़ा सा मैंने जिक्र कर ही दिया है गाजा और रफा का, जो कि मेरा मेन टॉपिक नहीं है, तो मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त रफा के ऊपर इसराइल जो है वो ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। और उसका बैकग्राउंड ये है कि इजिप्ट के अंदर अमेरिका, कतर, इजिप्ट और हमास और इसराइलियों के दरमियान में जो नेगोशिएशंस हो रही थी, जिसमें इसराइल ने और अमेरिकन इंटेलिजेंस ने, सीआईए ने जो एक प्रपोजल दिया था कतरीज और इजिप्शियंस की मदद से, जिसे चंद दिन पहले मैंने कहा था कि हमास ने कहा है कि ये प्रपोजल कोई बहुत बुरा नहीं है, हम इसको स्टडी करेंगे, को थोड़ी सी इसमें अमेंडमेंट्स करेंगे। अब से बहुत घंटे पहले हमास ने एक काउंटर प्रपोजल दिया और कहा कि हम सीज फायर को एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन इसराइल ने उसका जवाब ये दिया कि हमास ने और इसी हवाले से सीआईए के डायरेक्टर जो हैं विलियम बर्न्स जो हैं, बिल बर्न्स जिनको कहते हैं, उन्होंने चंद दिन पहले, 2-3 दिन पहले उन्होंने आके हमास की जो टीम थी उससे मुलाकात भी की थी, और बड़ी उम्मीद थी अमेरिका को कि यहाँ पे एक सीज फायर हो जाएगा और ये मामला हटेगा। और आपको पता है कि अमेरिकन हुकूमत की एक बहुत बड़ी ज़रूरत है कि उनको एक सीज फायर मिले, क्योंकि हम बाइडन की प्रेसिडेंशियल कैंपेन, स्टूडेंट प्रोटेस्ट की तमाम चीज़ें उनके सामने हैं। लेकिन अब जब हमास ने अपने काउंटर प्रपोजल रखे और उन्होंने कहा कि हम सीज फायर को एक्सेप्ट करते हैं, तो हम इसराइल ने कहा कि जिस किस्म की एक्सेप्टेंस इन्होंने सीज फायर की है, हम इस पे लानत भेजते हैं, और इसका जवाब हम यही दे सकते हैं कि हम रफा की पट्टी के ऊपर कब्जा कर लें। और अब वो कह रहे हैं कि वो बहुत बड़ा ग्रैंड स्केल एक हमला जो है वो रफा के ऊपर करने वाले हैं। और अमेरिकन इस वक्त बहुत कोशिश कर रहे हैं, बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन की, उनको इस ग्रैंड स्केल ग्राउंड ऑपरेशन से रोका जाए, जहां रफा की छोटी सी पट्टी के अंदर 1.7 मिलियन या 17 लाख फलस्तीनी जो है उन्होंने पनाह ले रखी है। इसराइल ने 1 लाख लोगों को
ये अल्टीमेटम दिया है कि फौरी तौर पे अपनी जगह खाली करें और एक और जगह पे चले जाएं, बिकॉज जिस जगह के ऊपर वो बैठे हुए हैं ये मुहाजिरीन, वहां पर इसराइल के ताबड़तोड़ हमले जो हैं वो होने वाले हैं। ये वो बैकग्राउंड है जिसमें सऊदी सोर्सेज ये कहते हैं कि सऊदी अरब के खिलाफ ये जो अफवाहें पैदा की हैं, इसमें इसराइल की डिसइंफॉर्मेशन का भी रोल है। अब इसमें एक काउंटर व्यू है, वापस आ जाते हैं सऊदी अरब के अंदर इसराइल से निकल के। इसमें एक काउंटर व्यू भी है जो मैंने देखा पिछले चंद घंटों में। वो थर्ड काउंटर व्यू ये कहता है कि सऊदी अरब में कुछ भी हो, उसकी हकीकत और उसके ट्रूथ को आप कभी भी डिटरमिन नहीं कर सकते। और ये मशरक़ वस्ता के जितने भी ममालिक हैं, इनके अंदर क्या हो रहा होता है इसके सच का आपको कभी भी नहीं पता चलता। यहाँ अगर एक बादशाह की नेचुरल डेथ भी हो जाए तो कई दिन तक, जब तक उसकी रिप्लेसमेंट नहीं होती, पावर वैक्यूम को फिल नहीं कर दिया जाता, उतनी देर तक आपको पता ही नहीं चलता कि बादशाह की रहलत हो गई है। इसलिए रियाद में ये असैसिनेशन अटेम्प्ट हुई है, ये नहीं हुई है, इसका बहुत बाद में पता चलेगा। कुछ महीने पहले, कुछ साल पहले भी ऐसी अटेम्प्ट्स हुई हैं, एक से ज़्यादा दफ़ा ऐसा इल्ज़ाम लगा कि ऐसे हमले जो हैं वो होते रहते हैं। एमबीएस बहुत पोलराइज शख्सियत हैं और उनके दुश्मन जो है वो बहुत ज़्यादा हैं। और ये तब पता चलेगा जब आपको ये खबरें आएंगी कि किस किस को टारगेट किया जा रहा है, काउंटर मैयर्स क्या हैं, रेप्रिजल किस पे हो रहे हैं, क्या स्ट्रिंजेंट रिस्पॉन्स जो है इस हमले का हो रहा है। अच्छा, इस कंट्रोवर्सी को छोड़ के ये जो सारे ऑब्जर्वर्स हैं वो ये कहते हैं कि क्राउन प्रिंस एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ सऊदी अरेबिया मोहम्मद बिन सलमान एमबीएस जो हैं वो एक बहुत ही यूनिक पर्सनालिटी हैं। इनफैक्ट इन सोर्सेज का कहना यह है कि इस वक्त मशरक़ वस्ता की सारा जो पॉलिटिकल लैंडस्केप है उसमें दो पर्सनालिटीज़, दो लीडर्स हैं जो बहुत यूनिक हैं और दोनों सबसे इंपॉर्टेंट हैं, बहुत इन्फ्लुएंशियल हैं। दोनों का ना सिर्फ मशरक़ वस्ता बल्कि मगरब के तमाम कैपिटल्स में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। एक है एमबीएस और दूसरे हैं एमबीजेड। एमबीजेड है मोहम्मद बिन जायद, जो मुत्तहिदा अरब इमारात के प्रेसिडेंट हैं। पहले वहाँ के वो क्राउन प्रिंस हुआ करते थे, लेकिन फ़र्क यह है कि वो एक बहुत निस्बतन स्टेबल पॉलिटिकल सिस्टम को रन कर रहे हैं और वो सिस्टम बड़ा स्मूथली ऑपरेट कर रहा है। वहाँ तमाम कन्वेंशंस और ट्रेडिशंस जो गुज़िश्ता 30-40 बरस के हैं वो चल रहे हैं। जबकि एमबीएस एक बहुत ही अनस्टेबल पॉलिटिकल सिस्टम को लीड कर रहे हैं, जिसके अंदर एमबीएस ने खुद इस सिस्टम को रिफॉर्म करने के लिए, चेंज करने के लिए उन्होंने बहुत ताबड़तोड़ किस्म के इकदाम उठाए हैं, जिसकी वजह से एमबीएस के गिरदो नवा में उनका जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है उसके अंदर बहुत ज़्यादा गैर यकीनी की सूरत हाल और बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी की सूरत हाल पाई जाती है। चूँकि मैं इस पर रिसर्च मैंने खासी की, तो वो जो पॉइंट्स मैंने इकट्ठे किए हैं वो मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। कि जो सोर्सेज और ऑब्जर्वर्स हैं वो कहते हैं कि चार चीज़ें जब आप एमबीएस के ऊपर हमलों की खबर सुनते हैं और आप सऊदी अरब और एमबीएस के मुस्तकबिल के बारे में गौर करते हैं, तो चार चीज़ें जो हैं उनका आपको सोचने की ज़रूरत है। पहली चीज़ है पावर स्ट्रक्चर जो एमबीएस ने अपने गिर्द पैदा किया। एमबीएस के पास ऐसी पावर है जैसी सऊदी अरब की गुज़िश्ता 70-80 बरस की तारीख में कभी किसी ने इस किस्म की पावर एक्सरसाइज नहीं की, यानी फ़र्द वाहिद की ताकत कभी किसी के पास इतनी थी नहीं। इसे मैं मजीद एक्सप्लेन करता हूँ। दूसरा फैक्टर है मॉडर्निटी का। जिस तरह से वो मॉडर्निटी की एफर्ट्स कर रहे हैं, सऊदी अरब को मॉडर्न बनाना चाह रहे हैं, ऐसा भी कभी नहीं हुआ। तीसरी चीज़ है कि वहाबिज़म जो सऊदी अरब का मेन स्ट्रिक्ट रिलीजियस कोड है, जो 1932 से, जब से ये थर्ड सऊदी स्टेट सऊदी अरेबिया कायम हुआ, इस ध्यान में रखिए कि सऊदी अरेबिया एक नई स्टेट है, ये कोई तारीखी स्टेट नहीं है। 1932 से, 1931 के 32 से पहले सऊदी अरब के नाम की कोई स्टेट की कोई रियासत जो है वो दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती थी। और चौथी चीज़, तो अब वो जो वहाबिज़म का क्रीड है उसके एमबीएस ने बहुत मुखालफत की है और उन्होंने बेतहाशा वहाबी स्कॉलर्स और लोगों को जेलों में डाला हुआ है और बहुत उन्होंने सख्ती की है। और वो सऊदी अरब को इस वहाबी क्रीड से निकाल के एक मॉडर्न सोशल स्ट्रक्चर की तरफ ले जाना चाह रहे हैं, जैसे वो एक मॉडरेट सऊदी अरेबिया कहते हैं। और चौथी चीज़ है उनकी रिलेशनशिप विद इसराइल, जिसमें वो बहुत ज़्यादा तेज़ी कर रहे हैं, एक तरफ अमेरिका एक तरफ इसराइल। अब थोड़ा थोड़ा सा मैं इनकी डिटेल्स आपसे शेयर कर लूँ कि पावर स्ट्रक्चर की क्या कहानी है, क्यों ये यूनिक है सारा कुछ। जो ये ऑब्जर्वर्स हैं पॉलिटिकल, वो ये कहते हैं कि सऊदी अरब का जो तारीखी पावर स्ट्रक्चर था उसमें रूल बाय कंसेंसस था। यानी जो बादशाह था वो, और जो सऊदी प्रिंसेस हैं जिनकी तादाद कई सौ से कई हज़ार तक बताई जाती थी, अल सऊद फैमिली के ये डिफरेंट ट्राइब्स के जो ट्राइबल लीडर्स थे, दूसरा सेक्शन वो था, और तीसरी क्लर्जी थी। इन तीनों के दरमियान में एक रिलेशनशिप, ट्रायंगुलर रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता था, जिसमें सऊदी फर्मा रवा और बादशाह जो हैं 1932 से लेके 2015, 16, 17 तक कभी भी इस किस्म के एब्सोलूट मोनार्क नहीं रहे, जिस तरह से एक मिडिवल वर्ल्ड में, जिस तरह से लोग बादशाह को समझते हैं, ये लोगों के जहनों में है कि बादशाह जो है वो बड़ा एक एब्सोलूट रूलर होता है। तो सऊदी जो रूलर्स थे वो कभी भी एब्सोलूट मोनार्क्स नहीं थे, बल्कि उनका एक पावर शेयरिंग अरेंजमेंट था, जिसमें वो जो एक डजन्स एंड हंड्रेड्स ऑफ प्रिंसेस हैं और ट्राइबल चीफ्स हैं, उनके साथ भी वो पावर को शेयर करते थे, कंसेंसस पैदा करते थे। इसी तरह से जो वहाबी क्लर्जी है उसके साथ भी उनका एक कंसेंसस था। अब ये पॉलिटिकल ऑब्जर्वर कहते हैं कि एमबीएस ने इस पूरे पावर कंसेंसस जो रिलेशनशिप था, द रूल बाय कंसेंसस का जो ढांचा है, इसे एमबीएस ने तोड़ दिया है और ये आज ढांचा बिल्कुल टूट फूट गया है।
वो कैसे टूटा? जब 2015 में आ, 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 बादशाह सलमान जो हैं, सलमान बिन अब्दुल अजीज जो हैं, उन्होंने अपने साहिबजादे मोहम्मद बिन सलमान एमबीएस को उन्होंने डिप्टी क्राउन प्रिंस बनाया। तो पहला काम उन्होंने ये किया कि उन्होंने यमन में, जहां पर सना का कैपिटल छीन लिया हुतीज ने, उसके खिलाफ उन्होंने एक बड़े रेप्रेजल जो जंग का आगाज कर दिया। और ये जंग एक ऐसी जंग थी जो बाद में पूरी दुनिया में बहुत गैर मकबूल हुई। लेकिन सऊदी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और जो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है सऊदी अरब की, उसको लगा कि एमबीएस ने यहाँ पर बहुत ज़्यादा तेज़ी की है, जिसकी ज़रूरत नहीं थी। यहाँ पहले स्ट्रेन जो हैं उन्होंने इमर्ज किया। 2017 में एमबीएस जो हैं वो डेप्टी क्राउन प्रिंस के बजाय क्राउन प्रिंस बन गए सऊदी अरब के। और जो एक सक्सेशन का पूरा पैटर्न 1932 से चला आ रहा था, उसे किंग सलमान ने मसलसल डिस्टर्ब किया। वरना पहले एक कंसेंसस का पूरा फॉर्मूला था, जिसमें ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि एक बादशाह के बाद उसका बेटा फौरी तौर पे जो है वो इक़्तिदार को संभाल ले, बल्कि भाइयों का सिलसिला था, कजन्स का सिलसिला था, नेफ्यूज का, बड़ा कॉम्प्लेक्स किस्म का ये सिलसिला था। और उसमें एक बड़ी कबूलियत थी उसके बारे में। तो बादशाह ने अब ऐसे इकदाम किए और इस तरह से स्टेप्स उठाए, जिससे वो पूरा का पूरा सक्सेशन का पैटर्न जो है वो डिस्टर्ब हो गया। 2017 में जो प्रोसेस शुरू किया एंटी करप्शन ड्राइव का, 2017 से 2019 के दरमियान में एक एंटी करप्शन के नाम पे एमबीएस ने एक बड़ी सख्त ड्राइव की, जिसमें 200 से लेके 500, शुरू में 200 लोगों को रिट्स कार्ल्टन होटल में कैद कर दिया गया, डिटेन कर दिया गया, जिसमें सऊदी अरब की इस्टेब्लिशमेंट के बहुत ही ताकतवर, बहुत अमीर और ग्लोबली इन्फ्लुएंशियल लोग जैसे वलीद बिन तलाल, ये सब लोगों को वहां बंद कर दिया गया। उन्हें कहा गया कि तुम बताओ कि तुम्हारे जेनेवा के अंदर, ये स्विस बैंक अकाउंट्स में, या बरतानिया में तुम्हारे कितने पैसे हैं, उनको लेकर आओ। फिर बहुत से पैसे उनसे इकट्ठे भी किए गए। सऊदी पॉलिटिकल हिस्ट्री में इसे नाइट ऑफ बीटिंग्स के नाम से, यानी मारपीट की रात के नाम से याद किया जाता है। कई दिन तक इनको वहां पे डिटेन किया गया। और फिर 2019 में एक कहते हैं कि रिपोर्ट इशू की गई, जिसमें कहा गया कि किस तरह 8,000 बिलियन डॉलर जो हैं इन लोगों से इकट्ठे किए गए हैं, और 500 लोगों को फिक्स किया गया है या उनको सजाएं दी गई हैं। उनमें से अभी भी सुना है कि बहुत देर तक बहुत लोग जेलों में रहे। इसका नतीजा क्या निकला? इसका नतीजा ये निकला कि एमबीएस के खुद जो रूलिंग ओलिगार्की है सऊदी अरब की, उसके अंदर एमबीएस ने अपने बहुत ही सख्त किस्म के, मजबूत किस्म के दुश्मन जो हैं वो पैदा किए। लेकिन मामला सिर्फ यहीं तक नहीं। अब आ जाते हैं उनकी मॉडर्निटी ड्राइव पे। एमबीएस जो है ये कहते हैं कि पहले रूलर हैं सऊदी अरब के, बिकॉज फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस अब वो प्राइम मिनिस्टर भी हैं, क्राउन प्रिंस भी हैं, वो रूलर हैं, बिकॉज बादशाह बहुत बूढ़े भी हैं और बादशाह बहुत बीमार भी हैं। तो ये पहले रूलर हैं जो रूलिंग फैमिली या मोनार्की या रॉयल फैमिली से अपनी पावर डिराइव नहीं करते, बल्कि ये अपनी पावर डिराइव करते हैं यूथ से। सऊदी जो नौजवान हैं जिनकी उम्र 30-35 बरस से कम है, वो जो यूथ है उससे ये अपनी लेजिटिमेसी पावर डिराइव करते हैं। वो उन्होंने कैसे किया? उन्होंने बहुत सी ऐसी मॉडर्नाइजिंग रिफॉर्म्स की हैं आदमी और औरतों के दरमियान ताल्लुकात को आज़ाद करने के लिए, फैसिलिटेट करने के लिए, जिसमें कहा, जैसे फ़ौरन से 2018 में औरतों को ड्राइविंग का राइट मिला। इस वक्त 2018 से कहते हैं कि 2024 के दरमियान में औरतें जो हैं, जो पहले वर्कफोर्स का 20% से कम हिस्सा थी, आज वो 35 और 40% के दरमियान सऊदी अरबिया की वर्कफोर्स का हिस्सा हैं। वो आपको बैंक्स में नज़र आती हैं, कैफ़ेज़ में, रेस्टोरेंट्स में नज़र आती हैं, स्पोर्ट्स स्टेडियम्स में नज़र आती हैं, सड़कों पर नज़र आती हैं, मार्केट प्लेस के अंदर नज़र आती हैं। अब अबाओं के बगैर भी सऊदी औरतें, कहा जाता है कि आपको नज़र आ सकती हैं। और उसका टोटल इफेक्ट ये है कि उसका एक इफेक्ट है, फेमिनिन इफेक्ट आपको नजर आता है। अच्छा, सिनेमाज खोल दिए गए सऊदी अरब में, जहां पे 30-35 बरस से सिनेमाज नहीं थे। 30-35 बरस पहले कहते हैं कि 1950s और 60s में सऊदी अरब में खा खा किस्म के सिनेमा होते थे। लेकिन अब 2030 तक प्लान ये है कि कम से कम 2000 मॉडर्न स्क्रीन्स जो है वो सऊदी अरब में हों। क्लब्स खुल गए, फिर स्पोर्ट्स क्लब्स और बार्स खुल गए, स्पोर्ट्स के इवेंट शुरू होने लग गए, सिंगिंग कंपटीशन हुए, ग्लोबल लेवल के कॉन्सर्ट्स हुए, इवन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन ड्रोन्स आई, उन्होंने भी आके सऊदी अरब में कंसर्ट किया। अब ब्यूटी कॉम्पिटिशंस की भी जो बात हो रही है, तो एक पूरा मॉडर्नाइजिंग इन्फ्लुएंस जो है उन्होंने सऊदी अरब में पैदा करने की कोशिश की। क्योंकि वो ये समझते हैं कि सऊदी अरब जो है उसने अपनी अपॉर्चुनिटीज मिस कर दी हैं, और उसके गुज़िश्ता कई जो दहाइयाँ हैं वो एक स्लीपिंग जायंट था जो कि प्रोग्रेस जो है नहीं कर सका, और उसे एक कल्चरल रेवोल्यूशन की ज़रूरत है। जिस तरह से 60 और 70 की दिहाई में माओ ज़ेतुंग जो है, उन्होंने चीन के अंदर एक कल्चरल रेवोल्यूशन जो है वो पैदा किया, जब वो समझते थे कि चीनी बहुत लेजी हैं, बड़े सुस्त और काहिल हैं, और उन्होंने एक रेवोल्यूशन के जरिए चीनी हैबिट्स को चेंज करने की कोशिश की। वो बड़ा वैसे कंट्रोवर्शियल। फिर एमबीएस ने नॉन ऑयल रेवेन्यूज पैदा करने की कोशिश की, जिसमें उन्होंने 26,000 एकड़ का, जो मेरा ख्याल है ये बहुत बड़ा, मैं गलत कह रहा हूँ शायद, पता नहीं, बहुत ही बड़ा है। बहरहाल उन्होंने किलोमीटर, मेरा ख्याल है 26,000 किलोमीटर, एकड़ नहीं, आई एम सॉरी, 26,000 किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर कम अज कम है नियोम का साइज, जिसमें बहुत मैसिव इन्वेस्टमेंट्स हैं। रोबोटिक्स के हवाले से वहाँ पे इंडस्ट्री होगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चीज़ें होंगी, कंप्यूटर इंडस्ट्री होगी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होगी, वगैरह वगैरह, एंड सो ऑन, एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड ऑल दैट। लेकिन क्रिटिक्स ये कहते हैं कि नियोम ने कभी टेक ऑफ नहीं किया, और उसका चर्चा बहुत है, लेकिन उसमें कोई इतनी प्रोग्रेस जो है वो नहीं हो सकी। तो ये जो मॉडर्नाइजिंग इन्फ्लुएंस है, इसमें एमबीएस ने अपने आप को बहुत ज़्यादा
हरदिल अजीज बनाया है सऊदी यूथ के साथ, सऊदी औरतों के साथ। ये और बात है कि जो ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन दुनिया की हैं, जैसे ह्यूमन राइट वॉच है, एमनेस्टी इंटरनेशनल है, वो ये नोट करते हैं कि एमबीएस के इस रजीम के अंदर ह्यूमन राइट्स की सिचुएशन पहले के मुकाबले में बहुत ख़राब हुई है, और सऊदी अरब के ह्यूमन राइट की सिचुएशन एमबीएस के आने से पहले निस्बतन बहुत बेहतर थी। और कभी इतनी बड़ी तादाद में वुमन एक्टिविस्ट को जेल में नहीं डाला गया जितना कि अब हम देख रहे हैं कि वुमन एक्टिविस्ट को जेल में डाला गया। एंटी वहाबिज्म और रिलीजन का क्या मामला है? जो फाउंडर्स थे सऊदी अरब के, वो एक स्ट्रिक्ट वहाबी कोड में बिलीव करते थे, जिसको नजद से वो अपने साथ लेके आए। 1932 से लेके 2015 तक ये सऊदी जो वहाबी कोड है, ये डोमिनेंट रहा। और ये थर्ड सऊदी स्टेट है, ये माइंड में रखिए, क्योंकि पहली जो सऊदी स्टेट थी, अल सऊद की स्टेट थी 1802 में। वो जब बनी, उन्होंने मक्का पे जब कब्जा कर लिया एक छोटी सी जंग के बाद, तो उस वक्त सल्तनत उस्मानिया में अभी जान थी। उन्होंने इजिप्ट से, मिस्र से फौज भेजी, जिसने दोबारा नजद और तमाम इलाके को फतह कर लिया, और वो पहली सऊदी स्टेट खत्म हो गई। फिर एक दूसरी सऊदी स्टेट बनी, वो भी कोलैप्स कर गई। ये तीसरी सऊदी स्टेट है जो ऑटोमन एम्पायर की खत्म हो जाने के बाद बनी, और 1932 में सऊदी अरेबिया को यूनिफाई किया गया। लेकिन इसका जो भी वहाबी कोड था, उसने बहुत स्ट्रिक्ट शक्ल इख्तियार की 1979 के सीज ऑफ मक्का के बाद, जब मक्का की मस्जिद के ऊपर यमनी जो रेबल्स थे, उन्होंने आके कब्जा कर लिया। उसके बाद सऊदी अरब की जो रिलीजियस कोड था, रिएक्शन के तौर पे उसमें बहुत ज़्यादा एक सख्ती आई। और ये भी कहते हैं कि एमबीएस ये बिलीव करते हैं एक और, अच्छा एमबीएस के बारे में, एमबीएस इज़ वेरी, एमबीएस ने इंटरव्यूज़ भी बहुत दिए हैं और एमबीएस के बारे में लिखा भी बहुत किया। अगर आप ज़रा भी एमबीएस लिखेंगे जाके गूगल के ऊपर, तो आपको न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, आपको फाइनेंशियल टाइम, गार्डियन के बहुत से, आपको अटलांटिक काउंसिल, अटलांटिक मंथली, इनके बेतहाशा आर्टिकल, एमबीएस के इंटरव्यूज़, एमबीएस के बारे में लिखे हुए आर्टिकल, एसेज और डिटेल्स जो हैं, वो एमबीएस की मिल जाएंगी। एंड अकॉर्डिंग टू दीज डिटेल्स, एमबीएस का खुद ये कहना है कि 1979 का जो इस्लामिक रेवोल्यूशन है, एक तो सीज ऑफ मक्का, और फिर जो इस्लामिक रेवोल्यूशन है, उस पर वहाबी क्लर्जी ने और सऊदी इस्टेब्लिशमेंट ने बेजा रिएक्ट किया, जिसके नतीजे में एक नया बड़ा स्ट्रिक्ट रिलीजियस कोड एंड कॉन्ट्रैक्ट पैदा हुआ बिटवीन द सऊदी मोनार्की एंड द रिलीजियस क्लर्जी, यानी इस्टेब्लिशमेंट और क्लर्जी के दरमियान, जिसके नतीजे में सऊदी अरब में एक बहुत ही ज़्यादा अल्ट्रा कंजर्वेटिव रिलीजियस रजीम जो है वो चलता रहा, और ये अब जो है इसको ख़त्म होना चाहिए। एमबीएस कह रहे हैं कि ये टाइम है कि ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ये ख़त्म हो जाना चाहिए। इंटरव्यूज सऊदी, एमबीएस ने इंटरव्यूज बड़े दिए हैं, बहुत उन्होंने इंटरव्यूज दिए हैं। मेरा ख्याल दुनिया की कोई पब्लिकेशन या टेलीविजन चैनल यूरोप और अमेरिका का, नॉर्थ अमेरिका का ऐसा नहीं है जैसे घंटा घंटा, दो दो घंटे के वो इंटरव्यू जो हैं वो नहीं दे चुके हैं। एमबीएस ने इन इंटरव्यूज में बरमला और खुल के कहा कि वो सिर्फ कुरान और सुन्ना को मानते हैं, और कुरान और सुन्ना ही उनके ऊपर वाजिब हैं, और बहुत उनकी मजबूरी है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि जो हदीस हैं उनमें से बहुत सी हैं, उनकी सेहत के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, मैं हम उनसे बाउंड नहीं है, और हमें सऊदी अरब को दोबारा से उस मॉडरेट सऊदी अरब में कन्वर्ट करना है जो 1979 से पहले उनका कहना है कि मौजूद था। यूँ उनका विजन बड़ा पॉजिटिव आपको नजर आता है। अमेरिका के एक बड़े इन्फ्लुएंशियल कॉलमनिस्ट हैं जिनका नाम है थॉमस फ्रीडमैन, न्यूयॉर्क टाइम के कॉलमनिस्ट हैं। अब मुझे याद है कि जब मैं न्यूयॉर्क में, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में होता था न्यूयॉर्क में, तो यहाँ पर एक दफ़ा एक सेमिनार हो रहा था जिसमें पता नहीं नाम मुझे भूल गया उन स्कॉलर का, उन्होंने ये कहा कि थॉमस फ्रीडमैन जो है उनको इंट्रोडक्शन करते हुए उन्होंने कहा कि ये अमेरिका के सबसे ब्लू आइड इस्टेब्लिशमेंट के सबसे ब्लू आइड अगर कोई बंदा है अमेरिका में लिखने वाला, ये ऑथर है या कोई कॉलमनिस्ट या इंटेलेक्चुअल है, तो वो टॉम फ्रीडमैन या थॉमस फ्रीडमैन है। तो उनकी रेपुटेशन ये है कि वो अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब है। कोई भी हुकूमत हो, रिपब्लिकन हो या डेमोक्रेटिक हो, थॉमस फ्रीडमैन की आवाज़ जो है वो अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट की आवाज़ होती है। इस वक्त जब मैं बात कर रहा हूँ, मेरा ख्याल है थॉमस फ्रीडमैन रियाद में बैठे हुए हैं गुज़िश्ता चंद दिनों से, और उनका जो लेटेस्ट पीस है जो न्यूयॉर्क टाइम्स में पब्लिश हुआ है, वो रियाद से पब्लिश हुआ है, जिसमें उन्होंने एमबीएस की बहुत तारीफ की है। उन्होंने ये लिखा है कि इसराइल, और उसको उसका उन्वान ये है कि इसराइल एंड सऊदी अरेबिया ट्रेडिंग प्लेसेस। वो भला ट्रेडिंग प्लेसेस का क्या मतलब है? आप आपस में जगह तब्दील कर रहे हैं, वो कैसे कर रहे हैं? थॉमस फ्रीडमैन का कहना है कि एमबीएस ने जितने एक्सट्रीमिस्ट और इंतहा पसंद थे उन सबको जेल में डाल दिया, और अकॉर्डिंग टू हिज सोर्सेस 500 जो टॉप क्लर्जी के लोग हैं या अल्ट्रा कंजर्वेटिव लोग हैं, उन्हें एमबीएस ने सऊदी अरब की जेलों में बंद किया हुआ है, और सोसाइटी को वो उनसे पाक करना चाह रहे हैं। जबकि नेतन्याहू बदनसीब ऐसा है कि उसने जितने अल्ट्रा कंजर्वेटिव और इंतहा पसंद थे उनको अपनी कैबिनेट में डाला हुआ है, जिसकी वजह से इसराइल का कुंडा हो गया। और यही वजह है कि जो हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी है इसराइल और सऊदी अरब और अमेरिका के दरमियान बेहतर ताल्लुकात की, वो नेतन्याहू की अल्ट्रा कंजर्वेटिव और फजूल हरकतों की वजह से जो है वो ज़ाया हो रही है।
लेकिन थॉमस फ्रीडमैन ने इसके अंदर ये भी लिखा कि एमबीएस ने एक जुल्म किया, एक अपॉलिंग क्राइम उन्होंने किया, जब उन्होंने जमाल खशोगी को उनकी इस्टेब्लिशमेंट ने मार डाला 2018 में इस्तांबुल में। लेकिन अगली ही लाइन में वो लिखते हैं, लेकिन इसी एमबीएस ने औरतों को जिस किस्म की आज़ादी दी है उसकी भी कोई नज़ीर नहीं मिलती। यानी उसका मतलब यह है कि उसी एक जुमले में उन्होंने एमबीएस को जो भी कुछ उन्होंने किया जमाल खशोगी के साथ, जो एक ज़माने में बहुत बड़ा जुर्म समझा जाता था, उसे उन्होंने माफ़ कर दिया। ये और बात है कि अगर न्यूयॉर्क टाइम्स का यही जो कॉलम है, दैट इसराइल एंड सऊदी अरेबिया ट्रेडिंग प्लेसेस, इसके नीचे अगर आप कई 700-800 कमेंट्स हैं अमरीकियों के जो कोस्ट टू कोस्ट लिखे हुए हैं, न्यूयॉर्क से लेकर कैलिफोर्निया तक, वहाँ पे जितनी गालियाँ निकाली जा सकती हैं थॉमस फ्रीडमैन को वो लोगों ने नीचे निकाली हुई हैं। और थॉमस फ्रीडमैन को उन्होंने मुनाफिक, हिपोक्रेट, पता नहीं क्या कुछ लिखा है, और लिखा है कि ये गोदी मीडिया है, और थॉमस फ्रीडमैन जो है उसको ये सऊदी अरब की या एमबीएस की पीआर एक्सरसाइज का हिस्सा हो चुके हैं, क्योंकि उन्होंने जो कमेंट जमाल खशोगी के हवाले से किए हैं उस पर अमरीकी पढ़ने वाले जो हैं वो बहुत ज़्यादा गुस्से में। थॉमस फ्रीडमैन ये लिखते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स में यहाँ बैठा हुआ हूँ, और यूनाइटेड स्टेट्स और सऊदी अरेबिया के दरमियान जो सिविल न्यूक्लियर कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट है वो बिल्कुल इट्स इंचिंग टुवर्ड्स कंक्लूजन। सिर्फ छोटा सा मसला ये है कि अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट की कहती है, अमरीकी हुकूमत की कहती है, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, कि इसराइल को इसका हिस्सा होना ज़रूरी है। जब तक इसराइल इसका हिस्सा नहीं बनता इस डील का, उतनी देर तक सऊदी अरेबिया के साथ की न्यूक्लियर डील नहीं हो सकती। लेकिन फिर थॉमस फ्रीडमैन ये लिखते हैं कि अब बात यहाँ तक पहुंची है कि चूंकि नेतन्याहू ठीक बिहेव नहीं कर रहे, इसलिए अमेरिका और सऊदी अरब जो हैं वो इन प्रिंसिपल इस एग्रीमेंट को डिसाइड कर लेंगे, इसकी तमाम चीज़ें और डॉटेड लाइन पे साइन कर देंगे। और जब अमेरिका और सऊदी अरब की टर्म्स पे इसराइल की हुकूमत आने को तैयार हो जाएगी, तब इसराइल इसका हिस्सा बन सकेगा। ये कम अज़ कम लिखा है न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर थॉमस फ्रीडमैन ने। वो कहते हैं इन प्रिंसिपल जो है वो एग्रीमेंट हो गया, इसराइल जो है वो पीछे रह चुका है। अब हम वापस आ जाते हैं जहां से मैंने बात शुरू की थी, जो मैं खतरात की बात शुरू की, कि दो कैरेक्टर्स जो हैं वो इस वक्त मशरक़ वस्ता और दुनिया की पॉलिटिक्स के मशरक़ वस्ता के हवाले से या मुस्लिम वर्ल्ड के हवाले से जिनको बताया जाता है मगरब के ज़राए ब्लाग में कि सबसे इंपॉर्टेंट पोलिटिकल कैरेक्टर्स हैं। एक मोहम्मद बिन सलमान MBS, जिनका मैं मुसलसल जिक्र कर रहा हूँ, और दूसरे MBZ मोहम्मद बिन जायद। लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है? फ़र्क यह है कि MBS जो है वो इस वक्त उनकी वो हैं तो 24 बरस की जब थे, 22-24 बरस की, तब से वो सऊदी अरब की पॉलिटिक्स में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट रोल या पोजीशन उनकी है। लेकिन इस वक्त उनकी उम्र जो है वो महज 38 बरस है, 38 ईयर्स। और उनकी शख्सियत जो है उसमें बहुत ज़्यादा गुस्सा, बहुत ज़्यादा रेज, बहुत लाव वाली उनकी शख्सियत है, रिएक्टिव पर्सनैलिटी है। जिसके मुकाबले में MBZ जो हैं वो अब इस वक्त 63 ईयर्स के हैं। 19 गालबन 71 की उनकी बर्थ है, 1961 की शायद उनकी बर्थ है, और इस वक्त उनकी 63 ईयर्स की उनकी उम्र है। वो धीमे मिजाज के हैं, वो ठंडे हैं, वो बिहाइंड द सीन्स ऑपरेट करते हैं। MBSE की तरह वो दुनिया के हर कैपिटल में उनका बहुत इन्फ्लुएंस है। वॉशिंगटन में उनके एम्बेसडर्स, उनके डिप्लोमेटिक कोर बहुत एक्टिव हैं, बहुत ही इन्फ्लुएंशियल वो कैरेक्टर हैं वाशिंगटन की पॉलिटिक्स में MBZ। लेकिन वो मंजर आम पे इतने नज़र नहीं आते, उनका इतना जिक्र नहीं होता जितना कि MBS का होता है। और UAE का, मुत्तहिदा अरब अमारात का जो पॉलिटिकल ढांचा है वो भी सऊदी अरब से बहुत मुख्तलिफ है। सऊदी अरब जिसकी आबादी इस वक्त 35 करोड़ के करीब है, उससे भी शायद ज़्यादा है, सॉरी गलत कह दिया मैंने, 3.5 यानी 350 कितनी हाँ, अ, अ, तकरीबन 3.5 करोड़ के करीब जिसकी आबादी है, इफ़ आई एम सेइंग करेक्टली। लेकिन दूसरी तरफ UAE जो है उसकी आबादी महज 1 करोड़ है, और उस 1 करोड़ के अंदर जो अमारातीज़ हैं वो सिर्फ कोई 1.1 या 1.2 मिलियन है, यानी 11 या 12 लाख अमाराती शहरी हैं विद फुल सिटीजनशिप राइट। और बाकी तकरीबन जो 85 से 88 लाख लोग हैं वो वहाँ पर इमिग्रेंट हैं, जो जिनको गेस्ट वर्कर्स कहा जाता है, लेकिन बेसिकली तौर पे उनके पास कोई खास राइट्स जो हैं वो नहीं है। और ये गेस्ट वर्कर्स में सबसे बड़ी तादाद हिंदुस्तानियों की है, दूसरे नंबर पे गालबन पाकिस्तानी है, तीसरे नंबर पे बांग्लादेशी हैं, उसके बाद फिलिपिनो, इजिप्शियंस, पैलेस्टीनियंस, पूरी दुनिया के लोग जो है वहाँ पे पाए जाते हैं। चूंकि उनके पास कोई राइट्स नहीं है, इसलिए वहाँ पे वो डिस्टर्बेंस पैदा नहीं कर सकते। और जो अमारातीज़ हैं उनको हर किस्म के राइट्स और हर किस्म के इकनॉमिक प्रिविलेजेस जो हैं वो हासिल है। सऊदी अरब की आबादी ज़्यादा है, यंग बहुत ज़्यादा है, रिसोर्स कंस्ट्रेंट है, इकोनॉमिक प्रेशर है, वहाँ बहुत ज़्यादा टर्बुलेंस है, बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी है। UAE का ढांचा बहुत ज़्यादा निस्बतन जो है वो स्टेबल है, उनका सिस्टम ऑफ गवर्नेंस उसमें बहुत ज़्यादा कंसेंसस है, और ये दोनों सिचुएशन में फ़र्क है। सो इन नेट रिजल्ट ये है कि सऊदी अरब जो देखने में, जिसमें इस वक्त बात हो रही है कि वो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, वो सऊदी अरब जो अपनी सरफेस के ऊपर बहुत ज़्यादा काम नज़र आता है, प्रोग्रेस करता नज़र आता है, जिसके बारे में बहुत पॉजिटिव एस्पिरेशंस हैं। फॉर इंस्टेंस थॉमस फ्रीडमैन ने अपने कॉलम में ये लिखा है कि MBZ और MBS जो हैं उनके दरमियान एक बड़ा अगली कंपटीशन हो रहा है। और अगली कंपटीशन किस चीज़ का है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। दोनों वो करने की कोशिश कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट को, ओरेकल को, अमेजोन को, टेस्ला को, दुनिया भर की कंपनीज को वहाँ पे लाना चाह रहे हैं, और वो चाहते हैं कि मशरक़ वस्ता जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक हब बन जाए। लेकिन फ़र्क यह है कि UAE बहुत ज़्यादा स्टेबल है, और सऊदी अरब अंडर द सरफेस जो है ऊपर से बहुत ज़बरदस्त लगता है, नीचे से बहुत ज़्यादा उसके अंदर टेंशन। अभी इतना ही, फिर वापस आते हैं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में अगले चंद घंटों में। थैंक यू।